दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अशोक झा, फाउंडर ग्रो एमएसएमई। और आपको पता है कि ग्रो एमएसएमई बेसिकली बिजनेस पर्सन को सपोर्ट करती है, उनको आगे बढ़ाने का काम करता है। मेरा काम भी बिजनेस कोचिंग देना। मैं बिजनेस मैनेजमेंट कंसल्टेंट हूं। तो आज मैंने ये कहा था कि मैं फेसबुक लाइव होकर के एक ऐसे मुद्दे पे बात करूंगा जिससे हमारे एमएसएमई को कुछ फायदा अलग से होगा, उनके स्ट्रेटजी बनाने में उनको कुछ फायदा होगा। लेकिन किसी कारण हम टेक्नोलॉजी के ऑब्स्टेकल के कारण हम ये काम नहीं कर पाए, तो हमने ऐसे ही शूट करने का फैसला लिया। आज का जो हमने विषय चुना था वो ये है कि बिहार इलेक्शन रिजल्ट 2025 बिजनेस मैनेजमेंट कंसल्टेंट की नज़र से, मतलब ग्रो एमएसएमई की नज़र से, मेरी नज़र से। दोस्तों मैं सबसे पहले बता दूं कि मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर नहीं हूं, इसलिए आप ये ना सोचें किसी पार्टी को विशेष को फायदा और नुकसान या उनके बारे में तारीफ करने के लिए आया हूं। मैं एक बिजनेस लीडर हूं और मैं हमेशा अपने बिजनेस की चश्मों से लोगों को देखता हूं कि कहाँ पे कमी है, उसे क्या करना चाहिए और उनको सीख देने की कोशिश करता हूं। तो आज हमने यही सबसे मतलब दिमाग खोलने वाला आज का ये सेशन रहेगा, विषय रहेगा कि हम बिहार चुनाव 2025 के परिणाम को जो राजनीतिक नजर से ना देख करके हम बिजनेस मैनेजमेंट कंसल्टेंट की नजर से देखेंगे। आप सोच रहे होंगे कि इस चुनाव और बिजनेस में क्या कनेक्शन है। दोस्तों कनेक्शन तो बहुत गहरा है, आप हर जगह सीख ले सकते हैं। खास करके आपको इस सेशन में ही देखने को मिलेगा कि आखिर क्या कनेक्शन है और वहां से आप क्या सीख ले सकते हैं, एक बिजनेसमैन क्या सीख सकता है। क्योंकि आज का चुनाव सिर्फ वोट नहीं है, बल्कि पूरी तरह से कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी बन गई है। ब्रांडिंग, पब्लिक कम्युनिकेशन, टीम मैनेजमेंट, डेटा एनालिसिस, ये सब की सब चीजें, संकट में कैसे निर्णय लिया जाए, कस्टमर को जैसे जनता को भरोसे में लेते हैं। कस्टमर कहिए, जनता कहिए, हमारे लिए बिजनेस में हमारा वो कस्टमर रहता है, ऐसे जनता है, उसको भरोसे में कैसे लेता है, ये सब कुछ चुनाव में होता है और ये सब कुछ बिजनेस में भी होता है। तो जाहिर सी बात है कि ये आज का जो सेशन उद्यमियों के लिए एक पावरफुल बिजनेस गाइड के रूप में काम आएगा। तो आप जरूर इसको देखिए और पूरी समझिए और अपना राय भी दीजिएगा। दोस्तों आज का चुनाव मैंने जैसे कहा कि कॉर्पोरेट कैंपेन की तरह चलने लगा है, डेटा ड्रिवेन हो गया है, ब्रांडिंग की बात हो रही है। तो टारगेट ऑडियंस को एनालाइज किया जाता है, इन्फ्लुएंसर आउटरीच किया जाता है, रिस्क एंड क्राइसिस मैनेजमेंट किया जाता है, सही मैसेजिंग और टाइमिंग किया जाता है, और ये सब के सब बिजनेस मैनेजमेंट का हिस्सा है। तो अगर सही रणनीति, सही मैसेज, सही टीम, सही टाइमिंग और सबसे जरूरी कि लोगों की जरूरत और उनकी भावनाओं को समझना, और जो पार्टियां इसमें असफल रही हैं वो हार गई हैं, जो सफल रही हैं, समझा पाई हैं, वो जीत गई हैं। और यही बात पूरी तरह से बिजनेस में भी लागू होता है। तो आज हम जो सीखेंगे वो यही कि चुनाव की रणनीति से बिजनेस की स्ट्रैटेजी हम कैसे निकालें, विपक्षी गलतियों से एमएसएमई क्या सीख सकता है, एनडीए की सफलता से एक एमएसएमई क्या मॉडल अपना सकता है, मार्केट या जनता की मनोवृत्ति को कैसे समझा जाए, कैसे उनको पढ़ा जाए, और कंपटीशन के बीच अपने को मजबूत स्थान कैसे बनाया जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अब इस सेशन को। मैं यहाँ पे एक बात कर दूं कि आज जो हम इस सेशन की बात करते हैं, अगर आप एक बार और कंपेयर करें बिजनेस को और चुनाव को, तो उसके एलिमेंट को अगर लेके चले तो आज का वोटर को आप समझ लीजिए कि बिजनेस का कस्टमर है। इलेक्शन मार्केट का कंपटीशन है, पार्टी ब्रांड है या कंपनी मान लीजिए उसको, कैंडिडेट एक सेल्स पर्सन जैसा है यूज हो रहा है, मैनिफेस्टो जो बनाते हैं वो उनका बिजनेस प्रपोजल है, और ग्राउंड वर्कर जो उनके हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। मतलब मैंने कंपेयर कर दिया कि जो एलिमेंट्स आपके चुनाव में लग रहे हैं और जो बिजनेस में कैसे एक दूसरे से लिंक्ड है, कैसे एक दूसरे की बातों को आप समझ सकते हैं इनसे तुलना करके। अब सवाल है कि इस चुनाव में हुआ क्या। अप्रत्याशित जीत हुई, यह अनुमान भी नहीं था ऐसे लोगों को जो चुनाव के पंडित थे कि इतने सारा वोट मिलेगा और इतने सारे सीट एनडीए जीत के आएगी। तो कारण क्या था? अगर बिहार के चुनाव को पूर्ण से देखें आप, तो इसमें तीन कोण था, त्रिकोणीय मुकाबला था। एक एनडीए जो पहले से वहां पे सत्ता में था, दूसरा विपक्ष जो महत्वपूर्ण विपक्ष था वो महागठबंधन जहां पे लीड कर रहा था आरजेडी, और तीसरा एक कोण शामिल हो गया था 2-3 साल से, वो था प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर बड़े ही रणनीतिकार अपने आप को समझते हैं और है भी, लेकिन इस बार पहले तो पर्दे के पीछे से लड़ाई कर रहे थे, इस बार उनकी लड़ाई सामने सामने थी। उन्होंने वादे की, उन्हें वादे पूरे करने की बारी थी, और इस बार एक्चुअल में दिखता था कि वाकई आप
किस तरह से चुनाव को जिताते हैं। तो सबसे पहले मैं प्रशांत किशोर की बातों को देखता हूं कि आखिर उन्होंने गलतियां क्या की, इतने बड़े राजनीतिकार ने क्या गलती की कि वो जनता की नब्ज को समझ नहीं पाए और उससे एक एमएसएमई क्या सीख सकता है। पहला कि क्लियर लीडरशिप पोजिशनिंग की कमी थी प्रशांत किशोर के साथ में। पीके की सबसे बड़ी गलती यही थी कि खुद को नेता मानते हैं या सिर्फ एक आंदोलनकारी रणनीतिकार, ये बड़ा कंफ्यूजन था इसमें, ये स्पष्ट ही नहीं था। जनता और कैडर कंफ्यूज था कि पीके पीएम के सीएम के फेस हैं या नहीं है। जब कोई मीडिया उनसे पूछता था तो ये दिखता था कि भाई मैं उसमें तय करूँ, मैं सीएम का फेस नहीं हूँ। तो लोगों के अंदर ये कंफ्यूजन था कि अगर ये सब कुछ कर रहे हैं तो सीएम आखिर बनेगा कौन, कौन चला सकता है कि सत्ता को कौन आगे ले जा सकता है। ये बड़ा कंफ्यूजन था। लोगों को ये समझता कि ये सिस्टम बदलने आए हैं, पीछे से सर वो करेंगे, क्या ये रिसर्च बेस्ड कैंपेन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बड़ा कंफ्यूजन था। और कौन आगे लेके चलेगा इनकी पार्टी को एज ए लीडर, मतलब सीएम के रूप में, ये बड़ा कंफ्यूजन था। तो ये एक बड़ी कमी थी उनकी। और एमएसएमई इसे सीख सकता है कि आपकी लीडरशिप क्लैरिटी बहुत जरूरी है। अगर ग्राहकों को ये नहीं पता हो कि टीम का मुखिया कौन है, कौन हेड कर रहा है आपकी कंपनी को, तो बिजनेस का ट्रस्ट नहीं बनता है। तो आपके साथ में आपको लीडरशिप की क्लैरिटी जरूरी है। दूसरा है इनका कि मूवमेंट मॉडल से इलेक्शन नहीं जीता जा सकता। जनसुराज का मॉडल क्या था? लंबा पैदल यात्रा, सामाजिक संवाद, समस्याओं का सर्वे, बहुत अच्छा था। लेकिन ये चुनाव का मॉडल नहीं था। चुनाव के लिए जो आवश्यक चीजें थी वो उनकी मिसिंग थी। जैसे बूथ लेवल स्ट्रक्चर नहीं था उनके पास, वोट कन्वर्जन मैकेनिज्म नहीं था, पार्टी ग्रास रूट पे मजबूत नहीं थी, उनके वॉलंटियर्स डिसिप्लिन नहीं थे, फेस टू फेस वोटर का परसुएशन हो ये नहीं हो रहा था। और ये सब कारण था उनके हारने का। और रही बात एमएसएमई की, हमारे बिजनेसमैन की, इसकी सीख के लिए, तो आपको जानना चाहिए कि अच्छी थ्योरी या आपका अवेयरनेस कैंपेन बिजनेस नहीं चला सकती। इसके लिए एग्जीक्यूशन मॉडल होना बहुत जरूरी है। तीसरी बात करो तो है टीम बिल्डिंग में लगातार विफलता। इन्होंने जब से अपनी जन स्वराज की कैंपेन शुरू किया था, बहुत सारे लोग उनसे जुड़ते गए और धीरे धीरे लोग उनसे निकलते भी गए। मतलब ग्राउंड रिपोर्ट देखें तो कैडर में बड़ा कंफ्यूजन था, हाई कमांड ड्रिवन स्ट्रक्चर था, डिसीजनिंग इनकी सेंट्रलाइज थी। तो पीके सेंट्रिक मॉडल था, ये टीम सेंट्रिक नहीं था। तो जब भी आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपका एक आदमी कंपनी को नहीं चलाता है, टीम के साथ चलना होता है। तो रूल स्पष्ट हुए, डिसएग्रीमेंट जहां पे वो मैनेज किया सके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तब जाकर के कोई एक बिजनेस पर्सन आगे जा सकता है। अगर चौथी बात करूं तो वो है स्ट्रॉन्ग सोशल कोalition ना बना पाना। बिहार राजनीति में आपको पता है कि जातीय सामाजिक गठबंधन की बड़ी जरूरत है। एनडीए का अपना एबीसी विमेन अपर कास्ट, आरजेडी का अपना मुस्लिम यादव समीकरण, लेकिन जन स्वराज के पास कोई कोर वोटर्स बेस नहीं था। इस सबको लेके चलने की बात करते हैं। इनका टारगेट ऑडियंस ब्रॉड था, जो जमीन पे काम नहीं करता है। इनके पास कोर सपोर्टर नहीं था, कौन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसको लेके चल रहे हैं। और यही कारण था कि इनको हार का सामना करना पड़ा। और एमएसएमई के लिए चाहिए कि कोर कस्टमर बेस आपका होना चाहिए। आपको सबको अगर टारगेट बनाएंगे तो कोई भी टारगेट आपका नहीं होगा। तो टारगेट आपका एकदम से फिक्स होना चाहिए। अगली बात ये थी कि ओवर डिपेंडेंसी पीके पे थी, सब का सब पीके पे डिपेंड थे। लीडरशिप कोई दिख ही नहीं रही थी, उनके अलावा कहीं कोई जा ही नहीं रहा था। इंटरव्यू भी उन्हीं का हो रहा था, और इंटरव्यू में भी इनकी बड़ी बात थी, एटीट्यूड इनका बहुत उस समय हाई था, किसी को भी ठीक से बात नहीं करते थे, बाकी लोग पीछे के पर्दे के पीछे थे, प्रचार में भी कोई सामने नहीं था। तो अगर कंपनी ओनर ड्रिवन होगी तो आप यकीन मानिए स्केलेबल नहीं होगी, वो कंपनी बढ़ा नहीं हो सकती है। तो सिस्टम बनाना पड़ेगा और लोगों पे डिपेंडेंसी भी रखनी पड़ेगी, अपनी डिपेंडेंसी कम करनी पड़ेगी। दूसरी बात की कि जो उनका मैसेज था इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाया। जैसे पीके ने कहा, उनका नैरेटिव जो था वो बहुत ही पॉलिसी हेवी था। शिक्षा सुधार, स्वास्थ्य व्यवस्था, पंचायती ढांचा, रोजगार मॉडल, सब के सब ऐसे थे जो इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाए जनता को। जनता को तो चाहिए था कि उनकी बेनिफिट क्या है और कैसे मिलेगा, ये नहीं कर पाए।
तो एमएसएमई को चाहिए कि जब भी आप करते हैं तो प्रोडक्ट फीचर से अधिक आपको कस्टमर इमोशंस दिखता है। तो इमोशनल कनेक्शन ही आपका रियल सेल्स दिलाता है। दूसरा कि इन्होंने गठबंधन कहीं नहीं किया था, मतलब अकेले ही लड़ रहे थे और पार्टियां जो दो थी एनडीए और इंडिया थी, लेकिन इन्होंने गठबंधन किससे नहीं किया था। पूरे सारे के सारा 243 सीट्स पे अकेले लड़ रहे थे, जो उनके रिसोर्सेज को स्कैटर्ड कर रहा था। तो एमएसएमई को चाहिए कि बिजनेस पार्टनरशिप करें। बिजनेस पार्टनरशिप का मतलब हुआ फास्टर ग्रोथ। सोलो मॉडल होता है तो सोलो स्केल होता है, कलेक्टिव मॉडल होगा तो रैपिड स्केल होगा। तो आप कोलैबोरेशन करिए, कोलैबोरेट करके आगे बढ़िए। और अंतिम जो बात कहें इनका, तो होता है इनका वोट कन्वर्जन स्ट्रेटजी मिसिंग था। जनसुराज ने लाखों लोगों से बातचीत की, लेकिन बात को वोट में बदलने का सिस्टम नहीं बना पाया। एमएसएमई को चाहिए कि इन सब बातों को ध्यान रखें। अवेयरनेस का मतलब सेल्स नहीं होता है, इंक्वायरीज का मतलब ऑर्डर नहीं होता है, ट्रैफिक का मतलब कन्वर्जन नहीं होता है। हर स्टेप पे आपको कन्वर्जन प्रोसेस बनाना चाहिए। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे इनकी गलतियां थी और एमएसएमई को क्या सीखना चाहिए। अब मैं बात कर लेता हूं दूसरे फ्रंट की, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी। तो अगर मैं बात करूं तेजस्वी यादव की, तो आरजेडी ओवर डिपेंडेंस थी अपने ओल्ड माई इक्वेशन पे, मुस्लिम यादव बेस पे। आरजेडी बार बार सिर्फ अपने पुराने माई जो समीकरण है उसी पर निर्भर रही, लेकिन आज की राजनीति में यह बेस चुनाव जीतने के लिए पर्याप्त नहीं था। इनको सोशल कोलिशन बनाने में असफल रही थी। तो एमएसएमई को चाहिए कि सिर्फ अपने पुराने ग्राहकों पे ही डिपेंडेंट मत रहिए, आपको नई मार्केट खोजना होगा, उसको डाइवर्सिफाई करना होगा। दूसरा, युवाओं पर नैरेटिव तो उनका मजबूत था, लेकिन डिलीवरी प्लान बड़ा कमजोर था। इन्होंने कहा 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, बड़ा मुद्दा उठाया। इन्होंने कहा कि घर घर, जहां पे किसी घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं है तो मैं सरकारी नौकरी दूंगा। लेकिन जब इन्हीं से पूछा जाता, इन्हीं की पार्टी से पूछा जाता है कि आखिर ये कैसे करेंगे, इतने लोगों को नौकरी कैसे देंगे, उसके लिए फंड कहां से आएगा, तो कोई जवाब नहीं था, कोई उनका इकोनॉमिक रोड मैप नहीं था। तो जाहिर सी बात है, प्रॉमिस तो बड़ी मजबूत थी, लेकिन प्लान बहुत ही कमजोर था। तो एमएसएमई को चाहिए कि आप बड़ा वादा अगर करते हैं तो बड़ा भरोसा तभी होगा जब आपके पास में उसका एग्जीक्यूशन प्लान होगा। कस्टमर केवल प्रॉमिसेस पे नहीं आएगा आपके पास में, आपके पास एग्जीक्यूशन की क्लैरिटी बड़ी जरूरी है। दूसरी बात थी, इंटरनल जो कैडर था उसमें डिसिप्लिन की बड़ी कमी थी। आरजेडी में लीडर्स और ग्राउंड वर्कर्स का कोऑर्डिनेशन बड़ा कमजोर दिखा। कई जगहों पे कुछ लीडर कुछ बोल रहे हैं, कोई कैंडिडेट कुछ बोल रहा है, कुछ लोग आपस में लड़ रहे हैं। तो अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको चाहिए कि टीम यूनिटी आपके लिए बड़ा जरूरी है। टीम यूनिटी मतलब बिजनेस सर्वाइवल। इंटरनल पॉलिटिक्स को आपको मैनेज करना पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो आपकी कंपनी गिरेगी। अगला, नेगेटिव कैंपेनिंग ज्यादा हुआ, पॉजिटिव विजन कम रहा। आरजेडी का फोकस अक्सर था कि एनडीए ने ये नहीं किया, एनडीए ने वो नहीं किया, लेकिन जनता पूछती थी कि आप क्या करेंगे, आप तो बताइए। वो नैरेटिव इनका बड़ा कमजोर था। तो जब भी आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपको कंपटीटर की बुराई की जगह पे आपको कस्टमर को जीतना होगा, उनको ये बताना होगा कि आप क्या वैल्यू प्रोपोजिशन दे रहे हैं, आप क्या करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बजाय कि दूसरे की निगेटिविटी दिखाना। दूसरे का निगेटिव दिखाएंगे तो कस्टमर आपसे खुश नहीं होगा, आपको अपनी बताने कि आप क्या बेहतर दे रहे हैं। और अगला था लीडरशिप इमेज का बड़ा प्रॉब्लम। तेजस्वी यादव एक युवा छवि के थे, लेकिन उनका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, मैच्योरिटी, स्टेबिलिटी की परसेप्शन अभी भी बड़ा कमजोर है। वोटर्स स्टेबिलिटी चाहते थे और यही परसेप्शन एक बड़ी कमजोरी बना। तो जब भी आप बिजनेस करते हैं तो ब्रांड इमेज केवल यूथफुलनेस नहीं होता है, बल्कि रिलायबिलिटी प्लस ट्रस्ट प्लस प्रोफेशनलिज्म ही आपके बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। अगला, अलायंस कोऑर्डिनेशन बड़ा पुअर था। ये अलायंस के लोग उस समय तक नहीं कर पाए थे कि किसकी कहां से कौन लड़ेगा, कौन जीतेगा और कौन लड़ेगा चुनाव पहले। और कई जगह पे लोगों ने अपने में लड़ना शुरू कर दिया था। तो ये बड़ा इनके लिए संकट था, अपने आप में लोगों ने वोट काटा एक दूसरे का। एमएसएमई अगर आप हैं तो आपको पार्टनरशिप अगर साफ रूल्स में हो, क्लैरिटी हो, तभी चलेगी, तभी लाभ देगी। यानी जहां कंफ्यूजन होगा
वहां निश्चित रूप से लॉसेस होगा। अब बात कर लेते हैं राहुल गांधी, जो वोट चोरी की बात करते करते कहीं और चले गए। तो उनके साथ में भी यही है कि उनका वास्तु नेता कौन बनता, कौन वहां पे चीफ मिनिस्टर बनता, किसको करते ये लोग, कहीं क्लैरिटी नहीं थी। अंतिम समय में नहीं थी, बाद में जाकर उन्होंने क्लैरिटी दिया कि नहीं ये हमारा चीफ मिनिस्टर बनेगा, ये हमारा डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेगा। तब तक काफी देर हो चुकी थी। तो बिजनेस में हमेशा आपको लीडरशिप स्ट्रक्चर चाहिए होता है। एम्बिग्युइटी से टीम और कस्टमर दोनों कंफ्यूज होते हैं। और रही बात उनकी ग्राउंड लेवल पे, तो बड़ी कमजोरी थी, क्योंकि बूथ लेवल मशीनरी एनडीए की अपेक्षा ये कांग्रेस की इनविजिबल थी नहीं। तो आपको अगर बिजनेस करते हैं तो आपको स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बड़ी जरूरत है। ये बिजनेस की जान होती है। ग्राउंड नेटवर्क अगर वीक है तो आपका मार्केट कवरेज 0 होगा। अगर अगली बात करें तो मैसेजिंग में शार्पनेस नहीं थी। ये तो था नेशनल इश्यूज पे ज्यादा आधारित थे, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, न्याय यात्रा। वोटर चाहता था बिहार का कि तुम हमारे लिए क्या कर रहे हो, क्या देने वाले हो, रोजगार, उद्योग, स्वास्थ्य, इंफ्रा क्या देने वाले हो। ये बड़ी कमी थी, तो उससे वोटर कनेक्ट नहीं हुआ। अगर एमएसएमई आप हैं तो आपको मार्केटिंग मैसेज हमेशा कस्टमर स्पेसिफिक होना चाहिए। वन साइज फिट्स जो है वो ऑल कम्युनिकेशन फेल होता है। तो ये बड़ा उनके लिए घातक है, और एमएसएमई है तो आपको ऐसा ध्यान रखना चाहिए। कोलिशन मैनेजमेंट बड़ा पुअर था। जैसे मैंने पहले बताया कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच में ही कोऑर्डिनेशन बड़ा कमजोर था, सीट को लेकर असंतोष था, टिकट वितरण में फ्रिक्शन था, संयुक्त रैली प्लानिंग की बड़ी कमजोरी थी, कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे थे लोग कंबाइंड वे में रैली करते हुए। पब्लिक मैसेज जाता था तो बड़ा असंगत मैसेज था। तो अगर आपके पास पार्टनर है, आप कोलिशन में हैं, आप कोलैबोरेशन में हैं, तो पार्टनर्स को सम्मान देना होगा आपको। ज्वाइंट वेंचर तभी सफल होता है जब ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी होता है। अगर बात करूं साइलेंट वोटर की, इसकी बात कही गई है, जो महिलाओं ने बहुत वोट किया वहां पे, इसको एड्रेस करने में ये लोग विफल रह गए। ग्राउंड फीडबैक उनके पास था ही नहीं, वो साइलेंट वेल वोटर्स को कैटर नहीं कर पाए। तो अगर आप एमएसएमई हैं तो आपको मार्केट सिग्नल को इग्नोर नहीं करना चाहिए। कस्टमर फीडबैक जो है, वो डेटा जो है आपके भविष्य के सेल्स का इंडिकेटर है, तो आप उस पर जरूर ध्यान रखिएगा, तभी आपका बिजनेस आगे बढ़ सकता है। तो अगर मैं बात करूं कि एमएसएमई क्या सीख सकता है, तो आपने देखा कि जो जो गलतियां ये कर रहे हैं वो आप अगर नहीं करते हैं तो बेहतर है। अब बात कर लेते हैं कि एनडीए मतलब बीजेपी, जेडीयू और भी जो कुशवाहा जी और चिराग पासवान जो या हम पार्टी के जो लोग थे, उनका क्या स्ट्रेटजी था और क्यों जीते वो लोग। सबसे इंपॉर्टेंट था उनका क्लियर लीडरशिप थी और स्टेबल गवर्नेंस की बात थी। ये ब्रांड बहुत काम आया। सबको पता था कि बीजेपी और जेडीयू जीतती है तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा। एक साफ, मजबूत, ट्रस्टेड लीडरशिप स्ट्रक्चर सामने था। जनता को पता था कि सरकार कौन चलाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं था। स्टेबल गवर्नमेंट मिलेगी ये पता था। और सबसे इंपॉर्टेंट कि उन्होंने नीतीश कुमार के शासन को देखा था, तो उन्हें पता था कि आएगा तो क्या करेगा। जैसे प्रशांत किशोर ने वहां पे वो शराबबंदी का विरोध किया था, वो भी उनके लिए एक माइनस पॉइंट था, जबकि यहाँ पे औरतों ने शराबबंदी के पक्ष में थी, इसलिए नीतीश कुमार को और भी लाइक करते हैं। और नीतीश कुमार ने औरतों के लिए बहुत कुछ किया भी, बहुत सारे स्कीम्स लाए थे, तो उनको पता था कि अगर आएगा तो यही करेगा। दूसरा, उनको पता था कि बीजेपी का स्ट्रॉन्ग लीडरशिप वहां पे है, केंद्र में है, तो ये भी इसको फायदा करेगा। तो स्टेबिलिटी पे जनता का भरोसा होता है, कस्टमर का भरोसा होता है। अगर आप एमएसएमई हैं तो बिजनेस में आपको आपका कस्टमर स्टेबिलिटी चाहता है, रिलायबिलिटी चाहता है, डिलीवरी में क्लियर लीडरशिप चाहता है, कोई भी इंटरनल केवस नहीं चाहता है। दूसरा था सोशल कोहेजन का परफेक्ट मैथमेटिकल बैलेंस। एनडीए ने समाज के हर हिस्से को जोड़ा था। ईबीसी मतलब एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, वुमेन वोटर्स, अपर कास्ट, पसमंदा आउटरीच, महाजन सपोर्ट, यूथ फोकस स्कीम, यानी ब्रॉड कॉलिशन विपक्ष से बड़ा था ये। एमएसएमई को चाहिए कि डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस जब होगा उसका, तो उसके बिजनेस इम्यूनिटी बढ़ेगी। एक ही सेगमेंट पर निर्भर रहेगा तो उसका स्ट्रेटजी कमजोर होगा। अगली बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट था स्ट्रॉन्ग बूथ लेवल मशीनरी। वो तो एनडीए का, खास करके बीजेपी का बहुत स्ट्रॉन्ग है। बीजेपी का बूथ सिस्टम भारत में सबसे मजबूत माना जाता है। हर बूथ पर ट्रेंड वॉलंटियर्स होते हैं। मतदान से 3-4 महीने पहले से लोग वोटर प्रूफिंग में काम करना शुरू करते हैं, घर घर संपर्क करते हैं,
लास्ट माइल मोबिलाइजेशन करते हैं, डेटा बेस्ड माइक्रो प्लानिंग करते हैं। और जेडीयू के भी अपना नेटवर्क जो था उसने अपना नेटवर्क एक्टिवेट किया था। ये बड़ा कारण था कि धरातल पे इनके लोग खड़े थे, धरातल पे लोग वोट को कन्वर्ट करने में लगे हुए थे। तो अगर आप एमएसएमई हैं तो ग्राहक तक पहुंचने के लिए आपको बूथ जैसा माइक्रो मैनेजमेंट, माइक्रो सिस्टम करना पड़ेगा। रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, लोकल इन्फ्लुएंसर, रेगुलर फॉलोअप्स, ये सारे के सारे माइक्रो लेवल स्ट्रेटजी जो है आपको बड़ा परिणाम देता है आपके बिजनेस के लिए। अगली बात करें तो वो था डिलीवरी बेस्ड ट्रस्ट, जो स्कीम्स वर्कड ऑन ग्राउंड। एनडीए की सबसे बड़ी यूएसपी थी एक्चुअल डिलीवरी। उन्होंने बताया कि गरीबों को घर दिया है, मुफ्त राशन दिया है, महिलाओं को लाभ दिया है, डीबीटी स्कीम लाई है, बिजली सड़क पानी दिया है, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक किया है, शराबबंदी की है। जनता ने कहा उसको काम दिखता है, इसलिए भरोसा करते हैं। तो एमएसएमई को चाहिए कि जो भी वादा करें वो डिलीवर जरूर करें। डिलीवरी मतलब ब्रांड पावर। और उसके आगे नीतीश कुमार की गवर्नमेंट की जो ब्रांडिंग थी वो काम आया। स्कूल सुरक्षा, साइकिल योजना, महिलाओं की भागीदारी, जैसे मैंने बोला शराबबंदी, ये सब के सब काम आए। तो एमएसएमई को भी इसी तरह से अपने बिजनेस की स्ट्रॉन्गेस्ट सर्विस को अपना ब्रांड बनाना चाहिए, जो नीतीश कुमार ने सबके सामने रखा। और उसके बाद से बीजेपी खास करके डेटा ड्रिवन इलेक्शन स्ट्रेटजी अपनाती है। बीजेपी नेशनल लेवल डेटा स्कीम को देखती है, उसका साइंस पूरा, उसका जो नेशनल लेवल डेटा साइंस पूरा टीम चलाती है, वहाँ इस्तेमाल करती है। वोटर बिहेवियर को एनालिसिस करते हैं, कंस्टिट्यूंसी वाइज इशूइंग को मैप करते हैं, डिजिटल टारगेटिंग करते हैं, इन्फ्लुएंसर लेवल मैसेजिंग करते हैं, फीडबैक बेस्ड कैंपेन एडजस्टमेंट चलाते हैं, जो कि एक बिजनेस डिसीजन लेने में बड़ा काम आता है। तो ये हमें डेटा यूज करना चाहिए, कस्टमर फीडबैक लेना चाहिए और धरातल पे पहुंचना चाहिए। प्रशांत किशोर जो थे वो मीडिया में, डिजिटल मीडिया में तो बहुत उनका गुणगान हो रहा था, बहुत तो जान रहे थे, लेकिन एक्चुअल में धरातल लेवल पे उनका मैनेजमेंट बिल्कुल जीरो था। और यहाँ ये प्लस पॉइंट है इनके साथ में। मतलब अपोजिशन की वीकनेस को स्मार्ट फ्रेम दिया इन्होंने। एनडीए ने विपक्ष की कमजोरियों को पूरा एम्पलीफाई किया, इंटरनल कन्फ्लिक्ट को दिखाया कि देखिए आरजेडी और कांग्रेस में क्या लड़ाई चलती है, लीडरशिप की क्लैरिटी में दिखाया कि कमी है, इनका सीएम फेस कौन होगा, अभी लड़ रहे हैं लोग, वो बताया। मतलब जो कुछ उनके जो नेगेटिव थी उसको जो फ्रेम बनाकर लोगों के सामने रखा। तो आपको भी चाहिए कि अपने कंप्यूटर की जो कमजोरियां हैं वो डायरेक्टली अटैक ना करते हुए अपने स्ट्रेंथ और कॉन्टेस्ट को ऐसे पेश करें ताकि कस्टमर आप पे विश्वास कर सके। अगला है वोटर का वुमेन वोटर स्ट्रैटेजी। बेसिकली महिला वोटर एनडीए का साइलेंट पावर माना जाता है। उज्ज्वला गैस, जल नल योजना, शौचालय, शिक्षा, साइकिल स्कीम जो शिक्षा की, सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब वुमेन टर्नआउट को बहुत हाई किया। तो अगर आप एमएसएमई हैं तो आपको कस्टमर सेगमेंट की साइकोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। आपको राइट बेनिफिट, राइट ऑडियंस अगर करते हैं तब जाके आपकी लॉयल्टी गारंटीड होती है, आपके पास कस्टमर टिका हुआ रहता है। और अगली बात करें तो वो था कम्युनिकेशन डिसिप्लिन, वन मैसेज वन वॉइस। पूरा क्लियर था, एनडीए का लीडर्स का पूरा का चुनाव का नैरेटिव एक ही था, काम, विकास, स्थिरता, कोई कंफ्यूजन नहीं, नो मिक्स्ड सिग्नल्स। कोई भी कोलिशन का कोई भी दल हो एक ही बात करता था। तो जब भी आप एक बिजनेस करते हैं तो मार्केटिंग मैसेज आपका साफ होना चाहिए, रिपीटेड होना चाहिए। कंफ्यूज मैसेज कंफ्यूज कस्टमर्स बनाता है, तो इसका ध्यान अवश्य हमें एक एमएसएमई को रखना चाहिए। सेंट्रल स्टेट सिनर्जी, डबल इंजन की जो बात करते हैं, बीजेपी ने लगातार दिखाया कि डबल इंजन गवर्नमेंट क्या करेगी, लोगों में इसका कॉन्फिडेंस दिया, केंद्र का समर्थन रहेगा, राज्य का एग्जीक्यूशन रहेगा, फास्टर इंप्लीमेंटेशन होगा, बिगर फंड्स आएंगे, स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन होगा। तो अगर आप एमएसएमई हैं तो आपको भी अपने कस्टमर्स को बताना पड़ेगा कि पार्टनरशिप प्लस रिसोर्स सिनर्जी से फास्ट ग्रोथ होता है, सोलो एफर्ट से स्केल अप नहीं किया जा सकता। तो मित्रों, ये मैंने जो चीजें देखी थी कमियां, और उसको हम बिजनेस में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं उसको आपके सामने रखा। अगर आप इसके टेकअवेज के रूप में लें तो आप कह सकते हैं कि एनडीए की जीत का कारण केवल राजनीति नहीं था, वो एक प्रोफेशनल, डेटा ड्रिवन, माइक्रो मैनेज्ड, कस्टमर ओरिएंटेड मॉडल है।
हम सिर्फ ये नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने महिलाओं को 10,000 या पहले जो दिया उसे जीत गए हैं, इसका ये एक कारण नहीं हो सकता। हालांकि लोग इसको ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं, बट हाँ ये कारण हो सकता है, बट यही कारण नहीं था। तो अगर आप MSME हैं तो आपके लिए गोल्ड लर्निंग यही हो सकती है कि क्लियर लीडरशिप होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग डिलीवरी सिस्टम होना चाहिए, कस्टमर बेस्ड डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, माइक्रो लेवल एग्जीक्यूशन होना चाहिए, डेटा बेस्ड डिसीजनिंग होनी चाहिए, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होनी चाहिए, कंसिस्टेंट ब्रांडिंग होनी चाहिए, इमोशनल करेक्ट होना चाहिए और स्टेबिलिटी एंड ट्रस्ट बिल्डिंग होना चाहिए। तब आपका बिजनेस बड़ा हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं इस इलेक्शन से और इस बिजनेस को जोड़ करके समझाने की कोशिश की, शायद आपके काम आएगा। अगर काम आया तो जरूर हमें बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।